मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 9 जुलाई 1986। आगे का भाग। सन 1945 में बाबूजी महाराज के काम शुरू करने से पहले लोगों को प्राणाहुति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ मौजूद भी हो सकती है। मेरे ख्याल से सन 1955-56 तक भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह का अनुभव प्राप्त किया होगा। लाला जी की किताबों, बाबूजी को लिखे उनके पत्रों और मालिक की आत्मकथा से हमें पता चलता है कि लाला जी के शिष्यों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल से उनकी संख्या 100 से ज़्यादा नहीं रही होगी। लाला जी एक छोटे से ज़िले फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे और उनके सारे शिष्य भी उसी ज़िले तक सीमित थे। हो सकता है कि उनके शिष्यों की संख्या 200-300 रही हो, फिर भी यह संख्या बहुत कम थी और वे सब उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित थे। लाला जी की महासमाधि के बाद सन 1945 में जब तक बाबूजी महाराज ने स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित नहीं कर दिया, लगभग 13 बरस का अंतराल था बाबूजी के लेख और उस घोषणा पत्र के अध्ययन से, जिसे उनके प्रतिनिधि के तौर पर फतेहगढ़ में घोषणा करने के बाद पढ़ा गया था। ये प्रतीत होता है कि उस दौरान किसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य नहीं हो रहा था, सिवाय इसके कि थोड़े बहुत जो लाला जी महाराज के शिष्य थे उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा था। और जैसा कि बाबूजी ने स्वयं बताया है, लाला जी महाराज के समय में बहुत थोड़े से, शायद दर्जन से भी कम प्रशिक्षक थे। यह भी गौर करने की बात है कि बाबूजी महाराज लाला जी महाराज के समय में प्रशिक्षक नहीं थे। वे कभी भी प्रशिक्षक नहीं रहे, लेकिन फिर भी लाला जी के निर्देशानुसार सन 1945 में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने दक्षिण भारत को प्राणाहुति देनी शुरू की थी, क्योंकि लाला जी का निर्देश था दक्षिण भारत से अपने काम की शुरुआत करो। शुरू में उन्हें एक बार व्यक्तिगत रूप से दक्षिण भारत की यात्रा करनी पड़ी थी। इससे मुझे पता चला कि उन्हें कार्य के लिए क्षेत्र तैयार करने में कितना परिश्रम करना पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि जब पहली बार वे मद्रास पहुँचे, उन्होंने अपना सामान वहाँ के अमानत घर में रखा और एक घोड़ा गाड़ी लेकर मद्रास शहर का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहाँ उनका कोई मित्र या परिचित नहीं था, ना ही वे वहाँ की भाषा जानते थे। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर पूरे मद्रास शहर का चक्कर लगाया और शाम को मद्रास स्टेशन पर वापस आकर ट्रेन से दूसरे शहर के लिए चल पड़े। इसी प्रकार उन्होंने मदुरै, त्रिवेंद्र तथा दक्षिण भारत के कई और शहर निपटा दिए। जब मैंने उनसे पूछा आपने वास्तव में किया क्या था, वे कहने लगे, देखो, मैंने तो केवल अपने मालिक से प्रार्थना की और यह विचार बनाकर कि मेरी प्राणाहुति उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसके पात्र हों और वे लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए सहायता प्राप्त करने मेरे पास आए। मैंने पूरे वातावरण में अपनी प्राणाहुति प्रवाहित कर दी। तो इस तरह से उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र तैयार किया था। जहाँ तक मुझे याद है, शायद सन 1945 में इस तरह से दक्षिण भारत में उनके काम की शुरुआत की गई और करीब 11-12 साल बाद दक्षिण भारत से पहला शिष्य उनके पास पहुंचा था। एक बार मैंने बाबूजी से पूछा, अगर खेत जोतकर उसमें चावल या गेहूं के कुछ बीज
बो दिए जाएं तो कुछ महीनों में ही फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर आपका काम शुरू होने में 12-15 वर्ष कैसे लग गए? वे कहने लगे, मनुष्य के स्वभाव में मौजूद रहने वाला प्रतिरोध ही इस कार्य को मुश्किल बना देता है। प्रकृति में हर चीज़ के विकास का एक निश्चित समय होता है, लेकिन इंसान के विकास का कोई समय निर्धारित नहीं होता। मतलब यहाँ हर कोई अपने दुराग्रह, सनक तथा बुद्धि के अनुरूप विकास करता है। दक्षिण भारत के अपने पहले दौरे में तो वे व्यक्तिगत रूप से वहाँ गए, लेकिन बाद में कई सालों तक वे कहीं नहीं गए। जब मैंने उनसे पूछा, आप बार बार क्यों नहीं गए? कहने लगे, उस अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि यहाँ शाहजहाँपुर में बैठकर भी काम कैसे किया जा सकता है। मैंने जब उनसे पूछा, आखिर आपने ये काम किया कैसे, तो बताने लगे कि उन्होंने भारत का एक नक्शा लिया, फिर उसमें किसी खास राज्य को देखकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद प्राणहुति प्रवाहित करनी शुरू कर दी। मैं आपको इस संबंध में अपना एक निजी अनुभव बताना चाहता हूँ। सन 1972 की बात है, जब मैं बाबूजी के साथ पहली बार यूरोप के दौरे पर गया था। हम लोग हवाई जहाज़ से एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। मेरी तरफ देखकर वे कहने लगे, फला फला देश जहाँ हम जा रहे हैं उसे तैयार कर दो। मैं पूछ बैठा, बाबूजी कैसे करना है? वे बोल पड़े, ओह तुम बिल्कुल भूल गए, मैं तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। मैंने सोचने की थोड़ी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैंने कहा, बाबूजी अफसोस है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वे मेरी तरफ देखकर कहने लगे, पार्थसारथी, मैं तो कुछ कहूँ तुम उसे हमेशा याद रखा करो, क्योंकि अपनी कही बात कभी कभी मैं भी खुद भी भूल जाया करता हूँ। असल में उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। वे कभी किसी की आलोचना नहीं किया करते थे। वे हमारी गलतियों का इल्ज़ाम भी हंसते हंसते अपने ऊपर ले लिया करते थे। फिर उन्होंने बताया कि वह काम कैसे करना है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगे, उस देश के अमुक भाग में तुम्हारा काम नहीं पहुंच पा रहा है। एक क्षण के लिए मैं बेहद खींच उठा, क्योंकि मैं तर्क संगत ढंग से सोच रहा था। काम तो मैं कर रहा हूँ, उन्हें कैसे मालूम कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने उस पर गौर किया तो देखा कि वे सही थे। ऐसा लगा मानो देश का बाकी सारा हिस्सा हरा हो गया हो, लेकिन वह हिस्सा अब भी पीला या कुछ बदरंग सा था। काम पूरा करने के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी, जब आप खुद इस काम को 2 या 3 मिनट में कर सकते हैं और मेरे द्वारा किए कार्य को मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं, तो बेहतर होता कि ये काम आप खुद कर लेते। आपने ये काम मुझे करने के लिए क्यों दिया? उन्होंने कहा, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है, और देखो तुमने ये काम कितनी अच्छी तरह सीख लिया। दूसरी बात ये है कि निचले स्तर का काम तुम्हारे द्वारा कर लेने पर मुझे उच्च स्तर का काम करने के लिए समय मिल जाएगा। देखिए, जिस काम को उन्होंने बहुत मुश्किल से सीखा था, उसे कितनी आसानी से वे हमें सिखा सकते थे। जिस काम को लाला जी से सीखने में उन्हें शायद सालों लग गए, वही काम मैं केवल आधे घंटे में सीख गया। मेरे लिए अब यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं रह गई थी कि वे देश और काल से परे कार्य कर सकते थे। उन्होंने निजी अनुभव द्वारा मुझे सिखा दिया कि मैं भी
वैसा कर सकता हूँ। ये अनुभव मेरे लिए बड़ा रहस्योघटन भरा और साथ ही बेहद सुखद भी था कि मालिक मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपना छोटा सा काम करने का मुझे मौका दिया। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।